1 के अंदर हमने रीतिकाल की परिस्थितियां पढ़ ली और रीतिकाल की प्रवृत्तियां पार्ट 2 के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये सारे पॉइंट पढ़े थे। रीतिकाल, अर्थ, स्वरूप, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, काल सीमा, नामकरण, रीतिकालीन साहित्य के प्रेरक बिंदु, रीतिकाल की परिस्थितियां पढ़ी थी, इसके अंदर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, कलात्मक परिस्थितियों को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियां। ठीक है फ्रेंड्स, अपना आज का पॉइंट है फ्रेंड रीतिकाल की प्रवृत्तियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो रीतिकालीन साहित्य की निम्नलिखित मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जिसके अंदर सबसे पहली प्रवृत्ति है रीतिकाल का प्राधान्य लौकिक श्रृंगार की व्यंजना। ठीक है, रीतिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि इसमें 3 प्रकार के कवि मिलते हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या रीति सिद्ध तथा वीर रस की कविता करने वाले। किंतु इन तीनों धाराओं में श्रृंगार की भावना इनके काव्य की मुख्य प्रवृत्ति है। वीर काव्य रचयिता भी अपने प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारी कविता लिखते थे। श्रृंगार रस को इस युग में रस राज की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है, जो रीतिकाल है उसके अंदर श्रृंगार रस को रस राज की संज्ञा प्रदान की गई है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। नवहु रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार, सबको केशव दास हरि, नायक है सिंगार। दूसरी जो प्रवृत्ति है वो है काम प्रवृत्ति का स्वच्छंद निरूपण। युग के नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण रीतिकाल में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। आध्यात्मिक आवरण में भी श्रृंगारिक कविता न होती थी, वरन स्वतंत्र रूप से भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुंठित प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए नग्न श्रृंगार का चित्रण कसते थे। इसीलिए इस काल की रीतिबद्ध कविता की श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर वासना की झलक ही मिलती है, और उसमें भी सूक्ष्म आंतरिकता की अपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। प्रेम की भावना हृदय की प्रवृत्ति है जो एकोन्मुखी होती है, किंतु विलास या रसिकता उपभोग की भावना है जो अनेकोन्मुखी होती है। अर्थात उस काल में वासना का नग्न चित्रण ही काव्य की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, रीतिकाल के अंदर वह युग काम प्रवृत्ति के स्वच्छंद निरूपण का काल था। इस काल के कवि बिहारी, देव, मतीराम आदि रसिक कवि ही थे, प्रेमी नहीं। उन्होंने बाह्य स्थूल सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति की है। उनके काव्य में मन के सूक्ष्म सौंदर्य का, आत्मा के सात्विक सौंदर्य का प्रायः बिल्कुल ही अभाव है, परंतु जहाँ तक रूप अर्थात विषयगत सौंदर्य का संबंध था, वहाँ उन कवियों की पहुंच बहुत ही गहरी थी। एक और बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाह सौंदर्य के बारीक संकेत को पकड़ सकती थी, तो दूसरी ओर मतीराम, देव, पद्माकर जैसे रस सिद्ध कवि रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्ण रूप से रमने लगे थे। कुल मिलाकर यह पूरा काल रूप सौंदर्य के इधर उधर ही केंद्रित रहा था। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है प्रेम के उदात्त रूप का अंकन। रीति मुक्त काव्य धारा की कविता में भी श्रृंगारी भावना है, किंतु दरबारी संस्कृति से दूर होने के कारण वासना की पर्याय नहीं है। इस कविता में श्रृंगारी भावना में हृदयगत प्रेम के उद्गार हैं, जिनमें बड़ी सुचिता है। इनमें शारीरिक वासना की गंध नहीं है, वरन हृदय की पुकार है। उन्होंने भी कृष्ण की मधुर भाव की भक्ति का आश्रय लिया, किंतु वह कुछ भक्तिकालीन कवियों की बातें ही उन्मुक्त है। उसके बाद जो चौथी प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग व वियोग का वर्णन है इसमें रीतिकाल के अंदर। रीतिकालीन काव्य में हमें श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग श्रृंगार का निरूपण मिलता है। रीतिबद्ध बिहारी में श्रृंगार का संयोग पक्ष प्रदान है, तो रीति मुक्ता
घनानंद में वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। रीतिबद्ध कवियों ने भी वियोग का वर्णन किया है, किंतु वह अनुभूति जन्य न होकर चमत्कार प्रधान है। उसमें ऊहात्मकता का प्राधान्य है। कहीं कहीं स्वाभाविक विरह व्यंजना भी हुई है, जैसे करके मीड़ी कुसुम लो गई विरह को मिलाए, सदा समीपिनी सखी न हूँ नीठी पिछानी जाए। किंतु बिहारी के इस विरह वर्णन में गांधीर्य नहीं है, केवल अनुभूति के साथ कवि का खिलवाड़ ही नजर आता है। रीति सिद्ध कवियों ने विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अधिक किया है, इसलिए वह स्वाभाविकता से परे है, जबकि रीति मुक्त कवि विरह की अनुभूति के अधिक नजदीक हैं। पांचवी जो प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वो है नारी सौंदर्य चित्रण। रीतिकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया गया है। सौंदर्य के अखंड और सत्य स्वरूप का निरूपण करते हुए संस्कृत के महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य शिशुपाल वध में लिखा है कि जो क्षण नवीनता को प्राप्त करे वही रूप की रमणीयता है। वहीं कवि बिहारी नायिका के रूप सौंदर्य को इस कसौटी पर कसते हैं। लिखनी बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भयन कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। बिहारी के अतिरिक्त मतीराम ने भी कुछ ऐसी ही चेष्टाएं की हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रीतिकाल में रूपवती नारी मात्र विलास का साधन थी, जीवन का एक विश्राम स्थल, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष अपनी थकान मिटाने के लिए उसकी जुल्फों की छांव में विश्राम करता था। उसका सामाजिक रूप गृह लक्ष्मी एवं माता का समाप्त हो चुका था। वह तो परकिया नायिका आदि के रूप में ही प्रदर्शित होने लगी थी, और यह उस समय की रुग्ण भावना का प्रमाण था। छठी जो प्रवृत्ति है वो अलंकरण प्राधान्य है। रीतिकाल की कविता अलंकारों का मेला जैसी थी। बिना अलंकार की कविता की कल्पना संभव नहीं थी। इसी विशेषता को लक्ष्य करके मिश्र बिंदु ने इस काल का नाम अलंकरण काल रखा था, ठीक है, या अलंकार काल रखा था। कविता का प्रमुख विषय श्रृंगार होने के कारण रूप आकार की सजावट भी अनिवार्य थी। शब्दों के चमत्कार और अलंकारों के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता था, जैसे दृग ऊर्जत टूटत कुदुम, झूरत चतुर चित प्रीति, परते गाठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। नायक और नायिका के प्रेम व्यापार के प्रयत्नों को अलंकारों के चमत्कारों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें काव्य की मूल भावना समाप्त हो जाती थी। केवल शब्दों का और अलंकारों का चमत्कार ही शेष रह जाता था। सातवीं जो प्रवृत्ति है वो है ब्रज भाषा का प्राधान्य, यानी ब्रज भाषा प्रधान थी रीतिकाल के अंदर। भाषा की दृष्टि से इस काल में ब्रज भाषा ही प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। इस काल में ब्रज भाषा का कोश बहुत भरा गया और वह बहुत उन्नत हो गई। उसमें प्रेम की विविध एवं सूक्ष्म वृत्तियों की बड़ी सफल व्यंजना हुई। यही कारण था कि आधुनिक काल के प्रारंभिक युग में ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उन परिवर्तित परिस्थितियों में भी बहुत से ब्रज भाषा की माधुरी पर लट्टू ऐसे साहित्यकार थे जो केवल इसी भाषा को काव्यगत भावना की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मानते थे। इस प्रकार रीतिकाल ब्रज भाषा के चरमोन्नति का काल है। इस दृष्टि से कवि प्रिया, ठीक है, ये केशवदास जी ने लिखी थी। काव्य निर्णय ये जीरवाणी दास ने, कवि कल्प तरु चिंतामणि जी, रस रहस्य कुलपति मिश्र, भाव विलास देव, भाषा भूषण जसवंत सिंह इत्यादि लक्षण ग्रंथ उल्लेखनीय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमको याद रखना है, ठीक है। ये लक्षण ग्रंथ है और इनके कवियों के नाम भी हैं, इसको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है जो अपनी आठवीं प्रवृत्ति है वो है लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों की प्रमुखता है।
इन कवियों ने रीति या शास्त्र की भूमिका पर अपनी कविता का निर्माण किया है। इन्हें संस्कृत के शास्त्र पक्ष की समृद्ध भूमिका मिली थी, इसलिए इनमें से कुछ कवियों ने काव्य शास्त्र के लक्षणों को पद्यबद्ध करके लक्ष्य रूप में अपनी रचना प्रस्तुत की। कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु उसका सारा विधान रीति की परिपाटी पर है। इस प्रकार लक्षण और लक्ष्य दो प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना रीतिबद्ध कवियों ने की। लक्षण ग्रंथों की रचना सहयोग रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। नवी जो प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वो है प्रकृति का अलंकार एवं उद्दीपन हेतु चित्रण। रीतिकाल की कविता में प्रकृति का वैसा बिंबग्राही चित्रण नहीं मिलता जैसा वाल्मीकि रामायण और कालिदास के काव्य एवं नाटकों में मिलता है। प्रकृति के प्रतीक इस काल के कवि प्रायः तटस्थ थे। सेनापति एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें ऋतु वर्णन में पर्याप्त सफलता मिली है। ठीक है, ऋतु वर्णन में किसको सफलता मिली है? तो सेनापति। तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सेनापति एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें ऋतु वर्णन में सफलता मिली है। ठीक है, इसको याद रखना है। इस काल के कवियों के प्रकृति के उद्दीपन रूप में चित्रण परंपरा मुक्त है। श्रृंगार काल में प्रकृति के आलम्बन रूप में चित्रण का प्रायः अभाव ही है। वैसे तो कवि सेनापति के कवित्व रत्नाकर को रीतिकालीन कविता मान ले तो प्रकृति के आलम्बन रूप में भी बड़े सुंदर चित्रण मिल जाते हैं। इसी प्रकार केशव का रामचंद्र का भी प्रकृति चित्रण का अच्छा उदाहरण हो सकता है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण षट ऋतु और 12 मासी की पद्धति पर ही प्रमुख रूप से मिलता है। जो कवि राजश्रय से दूर रहकर काव्य रचना करते थे, उनके काव्य में प्रकृति चित्रण अधिक अच्छा बन पड़ा है। वीर रस की कविता, जो 10वीं जो प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वो है वीर रस की कविता। रीतिकाल में श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की भी कविताएं यदा कदा लिखी जाती रही हैं। मराठे, सिख, मुगल, इनके बीच के युद्ध का वर्णन कविवर भूषण, लाल, सुदन और पद्माकर आदि कवियों ने वीर रस में ही किया है। इस युग के वीर काव्य में समकालीन इतिहास विषयक प्रभुत सामग्री मिलती है, जिसका निरीक्षण परीक्षण आवश्यक है। 11वीं जो प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वो है भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियां। भक्ति और नीति संबंधी ज्यादा सूक्तियां लिखी गई है। ठीक है, रीतिकाल के अंदर। तो रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार परक रचनाओं के साथ साथ भक्ति और नीति की सूक्तियों को भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। इनमें बिहारी, ग्वाल, मतीराम आदि कवि प्रमुखता से गिने जा सकते हैं। जैसे बिहारी स्तुप, यह रचना रिजह सुकवि तो जो जानो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहाना है। वहीं कवि मतीराम अपने भक्ति भाव को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। राधा मोहन लाल को जिन्हें भावन नेह, परियो मुठी 1010 तिनकी आखिन खेह। इस प्रकार रीतिकाल की प्रवृत्तियां साहित्य के संपूर्ण कलेवर को प्रस्तुत करती हैं। रीतिकाल में भक्ति, नीति और रीति तीनों ही धाराएं एक साथ बह रही थी। यह अलग बात है कि श्रृंगार की धारा कुछ प्रबलता के साथ बह रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारी जो रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं, 11 प्रवृत्तियां थी, वो यही समाप्त हुई। और अगले नए विषय के साथ हम मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।